हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैपेसिटर्स, है ना। कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस भी है ना। और इस डिवाइस के इतने एप्लीकेशन हैं कि इसका एक अलग ब्रांच ही है। तो इसमें हम लोग कैपेसिटर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके बारे में आज हम समझेंगे ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये एप्लीकेबल है और क्या हम इसको रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ में अभी सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप जितने देख रहे हैं, या लगभग सब लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मोबाइल, देखो मोबाइल, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मोबाइल अगर आप यूज़ करते हो, है ना, तो मोबाइल में जब आप पिक्चर लेते हो, जब कैमरा से आप पिक्चर लेते हो तो यहाँ पे फ्लैश होता है ना। तो अगर मान लो लो लाइट में आप जैसे ही पिक्चर लेते हो, फ्लैश ऑन हो जाता है। फ्लैश क्या है एक्चुअल में? फ्लैश में देखो, बहुत कम टाइम के लिए, है ना, बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा लाइट निकलता है कि नहीं। अगर मान लो अब ये उतना ज़्यादा लाइट एक बैटरी आपको नहीं दे पाएगा। अगर आपने एक बैटरी, आपको लग रहा होगा कि फ़ोन का जो बैटरी है उससे वो लाइट मिल रहा है, तो उससे लाइट नहीं मिलेगा। बैटरी से अगर आप लाइट लोगे तो क्या होगा, वो स्लो एंड स्टेडी देगा, धीरे धीरे चार्ज सप्लाई करता है। लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है इसके अंदर कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है, और जब ज़रूरत होता है तो पूरे बंच में एक साथ आपको थ्रो कर देता है, इसलिए आपको लाइट वहाँ पे ज़्यादा दिखता है। तो जाहिर है कि ऐसा एक डिवाइस होना चाहिए जो चार्ज को स्टोर करके रखे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखे, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसका यूज़ या तो अचानक करना हो एक ही बार में, या धीरे धीरे करना हो, दोनों ही कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा डिवाइस जो है, दैट उस डिवाइस का ही एक्चुअल में नाम क्या है, कैपेसिटर है। आप अगर अभी तक आपने जो पढ़ा है, अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा है ना। देखो ध्यान से पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, थोड़ा थोड़ा फील आना चाहिए आपको, है ना। मान लो पॉइंट चार्ज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज, है ना, कैन नॉट बी कंट्रोल। हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अगर प्रैक्टिकल ये में देखो तो अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, चार्ज को कहां पे रखते हैं, चार्ज को किसको ट्रांसफर करते हैं, किसी कंडक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं। अब यानी कंडक्टर चार्ज ले सकता है, चार्ज को रख सकता है, मतलब चार्ज को स्टोर कर सकता है, और चार्ज को स्टोर कर रहा है मतलब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, अगर एक कंडक्टर है, अगर मान लो आपने ये कंडक्टर लिया, ठीक है, इस कंडक्टर को अगर आप चार्ज कर रहे हो, मतलब यू आर सप्लाइंग चार्ज टू दिस कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर इज गेटिंग चार्ज। तो चार्ज कहां पे आ जाएगा, चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ये आपको मालूम है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं रहेगा। कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे होगा। और चूंकि आउटर सरफेस पे जो पोटेंशियल है, अंदर भी वही पोटेंशियल होगा, इसलिए पूरा का पूरा कंडक्टर क्या बन जाता है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है, यहां जिसके हर पॉइंट पे, या तो सरफेस पे या तो अंदर, पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, सेम है। करेक्ट है। अगर मान लो कि आपने इसको Q चार्ज दिया, और Q चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल V हो गया। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला अभी तक आपने पढ़ा है, उससे आपको मालूम है कि पोटेंशियल जो है, जितना ज़्यादा इसके अंदर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहीं पे इस वाले इक्वेशन में एक कांस्टेंट का जरूरत आपको पड़ेगा, और वही कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C इंटू V। यहां पे ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपको C दिख रहा है, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का, इस C का ही नाम क्या है, कैपेसिटेंस, है ना, वेयर C इज known as capacitance of the conductor, है ना।
कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहां पे अगर ध्यान से आप सोचो तो अनलिमिटेड चार्ज आप सप्लाई नहीं कर सकते। अनलिमिटेड क्यू जो है किसी कंडक्टर को आप सप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस मीडियम में आपने कंडक्टर को रखा है ना, वो मीडियम आयोनाइज हो जाएगा। मान लो ये जो मीडियम आपको दिख रहा है, मान लो कि इसके आसपास का ये जो एरिया है ना, ये वो मीडियम है जिसमें आपने इसको रखा है। तो जब बहुत ज़्यादा चार्ज दे दोगे तो ये मीडियम क्या होगा, ये मीडियम आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज अगर होने लगा तो जो भी आप इसमें चार्ज दे रहे हो वो चार्ज क्या होगा, मीडियम में ट्रांसफर होने लगेगा। इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। क्या होगा, जो चार्ज आप दे रहे हो वो चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मीडियम में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। यानी ये एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज अपने अंदर अपने पर स्टोर करके नहीं रख सकता है, और इसीलिए आपको एक अलग डिवाइस का जरूरत पड़ता है, दैट इज नोन एज कैपेसिटर्स, जो कंडक्टर के कंपेयर में, एक नॉर्मल आइसोलेटेड कंडक्टर के कंपेयर में ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके और या ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रख सके। दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का यूज यहीं पे इसलिए होता है कि वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है और या ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, अब इसके पहले कि मैं आपको कैपेसिटर्स में जाऊं, थोड़ा जो मैंने अभी आपको बेसिक कैपेसिटेंस का पढ़ाया है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में जो बताया कि एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, उसका जो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया Q इक्वल टू CV, है ना, उसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, देखो ओके अब देखो, अभी तक आपने ये पढ़ा, अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि व्हेन ए चार्ज Q इज गिवन टू ए कंडक्टर इट स्प्रेड्स ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड द होल कंडक्टर कम्स टू द सेम पोटेंशियल, मतलब वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है। मान लो पोटेंशियल V है, then V will be proportional to Q. You can write it Q is proportional to V, and that means Q equal to CV, and here you get the formula for C. C क्या है? C is capacitance of the conductor. C क्या है? पहले हम लोग कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ शेयरिंग ऑफ चार्ज समझ लेंगे, एनर्जी समझेंगे, फिर हम आएंगे कैपेसिटर्स पे। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, आपको इस फॉर्मूला से इसका यूनिट मिल जाएगा। क्या इसका होना चाहिए यूनिट? अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा इसका मुझे बताओ, इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए, तो Q क्या है? कूलम है, और V क्या है? वोल्ट है ना। दैट मीन्स इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए? कूलम पर वोल्ट। दैट मीन्स कूलम, अगर मैं आपको ये कूलम पर वोल्ट को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है फैराड, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल f से करते हैं डिनोट। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। अगर मैं बोलूं कि आप इसको डिफाइन करो, है ना, अपने लैंग्वेज में कैसे इसको डिफाइन करोगे कि अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है ना। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज सप्लाई करने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है? 1 फैराड है। कितना है उसका कैपेसिटेंस? 1 फैराड, है ना। तो 1 फैराड का मतलब यही हुआ, लेकिन ये 1 फैराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है ना। मैं भी आपको इसके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कुछ कंफ्यूजन होता है वो दूर करता हूँ। देखो, अच्छा, ये कैपेसिटेंस है क्या? कैपेसिटेंस का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसका यूनिट कूलम और वोल्ट में कैसे, ऐसा क्यों है आप पूछ सकते हो। जैसे कि मान लो कि एक बकेट है ना, बकेट में कितना पानी आ सकता है, तो हम बोलेंगे बकेट में 10 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो लीटर किसका यूनिट है? लीटर एक्चुअल में पानी का यूनिट है।
तो बकेट का कैपेसिटी भी होना चाहिए पानी के यूनिट के टर्म में। कहने का मतलब है कि एक कंडक्टर जो है, एक कंडक्टर क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है या एनर्जी स्टोर करता है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है, इसका जो कैपेसिटी है, इसका यूनिट एक्चुअल में क्या होना चाहिए? तो चार्ज के टर्म में कूलम होना चाहिए था या एनर्जी के टर्म में जूल होना चाहिए था, है कि नहीं? जैसे मैंने बताया कि किसी बकेट का आपको बताना है कितना कैपेसिटी है, तो आप बोलोगे 50 लीटर, तो 50 लीटर वो पानी जो स्टोर होता है उसका यूनिट है। लेकिन यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस का एक अलग यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा? दैट इज फैराड या कूलम पर वोल्ट। आप क्यों नहीं उसका कैपेसिटेंस आप बोल देते हो भाई ये कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस है 100 कूलम, क्योंकि 100 कूलम चार्ज ये रख सकता है, या 200 जूल इतना एनर्जी ये रख सकता है कि नहीं? तो यहां पे अगर आपको थोड़ा डाउट मन में आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं क्या डिफरेंस है दोनों में। बकेट में जब आप पानी रखते हो तो बकेट को आपने आपके घर में रखा है, मेरे घर में रखा है, गार्डन में रखा है, घर के बाहर रखा है, छत पे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बकेट का कैपेसिटी 50 लीटर है तो हर कंडीशन में उसमें 50 लीटर पानी आएगा। लेकिन यहां पे जो कैपेसिटेंस है ना, ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना है इसको, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, अपॉन द मीडियम इन विच इट इज कैप्ट, इन विच इट इज कैप। किस मीडियम में आपने रखा है उस पे भी डिपेंड करता है। एक कंडक्टर को पानी के अंदर रख दो, एक कंडक्टर को एयर में रखो, एक कंडक्टर को किसी और लिक्विड में रखो, है ना, तो हर कंडीशन में उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो डिफरेंट होगा। क्योंकि कैपेसिटेंस का मतलब है कि वो मैक्सिमम उसके अंदर कितना चार्ज रखने का कैपेसिटी है, और ये डिपेंड करेगा किस मीडियम में आपने उसको रखा है। इसीलिए अगर मान लो आपने बोल दिया एक कंडक्टर का, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, हो सकता है ये 2 कूलम रख सकता है एयर में, है ना, या हो सकता है 1 कूलम रख सकता है वाटर में, किसी लिक्विड में, या अलग अलग इसका हो सकता है। तो अगर कूलम के टर्म में आप बताने जाओगे तो आपको मीडियम भी बताना पड़ेगा कि किस मीडियम में आपने उसको रखा है। इसलिए हम कैपेसिटेंस का यूनिट को इसके टर्म में, चार्ज के टर्म में या एनर्जी के टर्म में नहीं बताते हैं, और एक फैराड यूनिट लेते हैं जो आपको मतलब कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए कैपेसिटेंस का एक अलग यूनिट है एंड दैट इज कॉल्ड फैराड। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, अब मान लो बहुत तरह के कंडक्टर होंगे, अभी आप आगे पढ़ोगे। पहले मैं लेता हूं एक कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, सबसे बेसिक जो टाइप है वो करते हैं डिस्कस, है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे ओके, अब चलो बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। मान लो कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है और उसको आपने कितना चार्ज दिया है, q चार्ज दिया है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला q का मालूम है, q इक्वल टू क्या होता है, c इंटू वी। और स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, v इक्वल टू क्या होता है, k q बाय r। और ये हर पॉइंट पे कहीं पे भी आप निकालोगे तो यही पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे आपने पुट कर दिया v का, और ये फॉर्मूला क्या है, q बाय 4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू r। ये q कैंसिल, मतलब आपको c का फॉर्मूला क्या मिलता है, 4 पाई एप्सिलम नॉट r। दिस इज द फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। आपको यहां पे दिख गया होगा कि कैपेसिटेंस जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन, मतलब रेडियस कितना है, क्या साइज है उसका, है ना, डायमेंशन ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ओनली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, है ना, स्फेरिकल कंडक्टर ओनली।
कि सिर्फ डायमेंशन पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस Q से भी इंडिपेंडेंट है, V से भी इंडिपेंडेंट है, वो बस किस पे डिपेंड करता है, C ओनली डिपेंड्स अपॉन R। अगर मान लो आपके पास दो स्फेयर है, एक स्फेयर है जिसका रेडियस R1 है, एक दूसरा स्फेयर हो सकता है इसका रेडियस R2 है, इसका कैपेसिटेंस अगर C1 है और इसका कैपेसिटेंस अगर C2 है, तो C1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो अगर इन दोनों का आपने रेशियो फाइंड किया तो रेशियो में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये जो रेशियो है C1/C2 ये किसके इक्वल होगा, जो रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब जिसका जितना ज़्यादा बड़ा रेडियस है उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1 फैराड एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। वो कैसे है आपको वो समझाता हूँ। मान लो कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है अर्थ भी क्या है, अर्थ को भी आप मान सकते हो कि एक स्फीयर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर है। तो अगर अर्थ का आपसे पूछा जाए कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, तो आपको फिर से फॉर्मूला वही यूज करोगे, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अर्थ का रेडियस यूज कर दो बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁹ और ये कितना हो जाएगा 6.4 लिखते हैं, 6.4 × 10⁶। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये एक्चुअल में आता है 711 × 10⁻⁻6, मतलब ये कितना आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड। तो देखो अर्थ इतना बड़ा साइज का कंडक्टर है, इस पर भी उसका जो है ना कैपेसिटेंस 1 फैराड नहीं है, उससे बहुत कम है, 711 माइक्रोफैराड है। इसलिए 1 फैराड जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है। इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा यूनिट यूज करेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग यूज करेंगे माइक्रोफैराड। क्या यूज करेंगे, माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब अगर मान लो ये कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है, चार्ज के स्टोर करने का मतलब है कि ये पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर कर रहा है। तो किसी कंडक्टर में जिस जगह हम चार्ज करते हैं, किसी भी चार्ज कंडक्टर में कितना पोटेंशियल एनर्जी रहता है, अब हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग कितना एनर्जी स्टोर होगा किसी कंडक्टर पे। कोई एक कंडक्टर ले लो, है ना। देखो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक बार आप समझ लीजिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मान लो ये कंडक्टर जो है ये अनचार्ज है। आप पूछ सकते हैं कि एनर्जी कहाँ से स्टोर हुआ। एनर्जी तो अपने आप आएगा नहीं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी, अगर मैं बोल रहा हूँ इस कंडक्टर के पास एनर्जी आ गया, इसका मतलब वो एनर्जी किसी सोर्स से आया होगा, है ना। अब उस कैसे आता है एनर्जी, ये थोड़ा सा आप समझो। मान लो ये अनचार्ज है ना, और अब इसमें आपने किसी टाइम में लेट सपोज कि आपने इसको Q चार्ज दे दिया, तो पूरा का पूरा Q चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे स्टोर हो जाएगा, ऐसा है ना, ऐसे स्टोर हो गया Q चार्ज, इसके सरफेस पे स्टोर हो गया। अब अगर आप एडिशनल चाहते हो फिर से कि एक छोटा सा dq चार्ज फिर से आपको इसमें भेजोगे, तो ये जो पहले से चार्ज इसके अंदर आ गया है, ये बाद में आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम नेचर का है। तो अगर आप Q चार्ज पहले ही है कंडक्टर में और आप चाहते हो कि एडिशनल थोड़ा चार्ज उसको दिया जाए, स्मॉल चार्ज और भेजा जाए, तो जो पहले से वहां मौजूद है चार्ज वो इसको रिपेल करेगा। यानी आराम आप अगर वो जैसे ही चार्जिंग आप कर रहे हो तो जो dq चार्ज अपने आप नहीं जाएगा, आपको पुश करना पड़ेगा। मतलब एक एक्सटर्नल सोर्स होगा जो dq को पुश करेगा वहां पे, है ना, मतलब वहां पे वर्क करेगा।
और वो जो वर्क करेगा एक्सटर्नल सिस्टम, उसका एनर्जी लूज होगा और वही एनर्जी एक्चुअल में स्टोर होता है कंडक्टर में एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया बात? मतलब एक्चुअल में आप देखोगे जब आप मोबाइल चार्ज करते हो तो स्टार्टिंग से जब ये पूरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और आपने चार्जिंग में लगाया तो 0 से 50% बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन वही 50 से 100% होने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, जो ऑलरेडी चार्ज आ गया है पहले से आपकी बैटरी में, वो बाद में आने वाले चार्ज को रिपेल करता है, इसलिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। किसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है? चार्जर को चार्ज करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे देखो। मान लो लेट अब इसको समझो थोड़ा सा, है ना। लेट एट एन इंस्टेंट, किसी टाइम में आपने देखा, लेट एट एन इंस्टेंट चार्ज एट कंडक्टर, है ना, कंडक्टर पे चार्ज मान लो कितना है, Q है, और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल मान लो V है, पोटेंशियल कितना है, V है। ठीक है, आप चाहते हो कि एडिशनल चार्ज उसको दिया जाए, है ना, एडिशनल चार्ज उसको सप्लाई किया जाए। कितना? आप मान लो कि DQ देना है आपको। ठीक है, तो अगर आप ये देना चाहते हो एडिशनल चार्ज DQ, है ना, वर्क डन इन सप्लाइंग एडिशनल चार्ज, सप्लाइंग एडिशनल चार्ज DQ, एडिशनल चार्ज DQ, कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क आपको करना पड़ेगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, मतलब कितना हो गया, चार्ज कितना दिया आपने DQ और कितना पोटेंशियल है V, इतना आपने वर्क किया। इसको मैं स्मॉल वर्क लिखता हूं क्योंकि आपने स्मॉल चार्ज दिया है। तो DQ इक्वल टू DW इक्वल टू क्या हो गया, DQ इंटू V, DQ इंटू V, करेक्ट है? ओके। तो अगर मान लो आपको इसको चार्ज करना है टोटल Q0 तक और इसका पोटेंशियल हो जाता है V0, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया मुझे बताओ थोड़ा सा इंटीग्रेट करके। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? W इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DQ इंटू V। कहां से कहां तक आप इसको कर रहे हो? तो आप मान लो कि आप चार्ज के टर्म में आपको लिखना है तो आप 0 से Q0 कर रहे हो, 0 से Q0। आपको मैंने अभी बताया था V का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V का फॉर्मूला होता है Q बाय C। अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था Q इक्वल टू CV, तो V के जगह में क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, Q बाय C, मतलब ये क्या हो गया, Q बाय C इंटू DQ, कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q0। 1 बाय C आपने बाहर निकाला, ये क्या मिला आपको, 1 बाय C बाहर निकाला तो दैट इज Q DQ फ्रॉम 0 टू Q0। कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी बिकम Q0 स्क्वायर बाय 2C। सो ये टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन उसको चार्ज करने में, कंडक्टर को चार्ज करने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ा, Q0 स्क्वायर बाय 2C। और यही जो वर्क डन है ये स्टोर हो गया उसके अंदर, है ना, स्टोर एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी कंडक्टर जो चार्ज है जिसमें Q0 चार्ज है अभी, उसका एनर्जी कितना उसके अंदर स्टोर हुआ, तो सिंपल सा फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, Q0 स्क्वायर बाय 2C। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा फील आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, Q0 के जगह में आप क्या लिख सकते हो, Q का मतलब होता है C इंटू V, तो Q0 के जगह में आप क्या लिख सकते हो, C इंटू V0, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल कितना है, V0 है, तो C V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, तो ये आपको मिलेगा 1 बाय 2C V0 स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप यहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि C फॉर्मूला में C नहीं हो तो एक और इसका वर्जन, एक और वेराइटी है इसका, देखो
कौन सा वेराइटी है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 सी के जगह में क्या लिख सकते हैं? Q/V। सी के जगह में आप लिख सकते हो Q बाय कितना पोटेंशियल है फाइनल? V0, Q0/V0 इंटू V0 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, मतलब इसका एक और वर्जन आपको मिला एनर्जी का, हाफ Q0/V0। तो एनर्जी का देखो मैंने यहाँ पे कितने सारे फॉर्मूला लिखे जो आपको याद रखना है। पहला तो लिखा ये एक फॉर्मूला Q²/2C, दूसरा लिखा हाफ CV0 स्क्वायर, और तीसरा लिखा हाफ Q0/V0। ये तीनों एनर्जी का फॉर्मूला है किसी स्फेरिकल कंडक्टर में जिसमें चार्ज Q0 है और पोटेंशियल V0 है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ठीक है, आई होप एनर्जी मैंने कैसे निकाला इसका बहुत यूज करेंगे आगे, इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अब चलो मैं आपको एक थोड़ा सा और अलग टॉपिक एक समझाता हूं इंटरेस्टिंग। चलो अब हम लोग समझते हैं अबाउट शेयरिंग ऑफ चार्ज। दो कंडक्टर को अगर आपस में आपने कनेक्ट किया तो चार्ज में शेयरिंग होगा कि नहीं, है ना। जाहिर है कि एक कंडक्टर, मान लो दो कंडक्टर मैंने लिया है, दोनों को स्फेरिकल लिया है समझाने के लिए आपको। दो स्फेरिकल कंडक्टर को लिया है, पहला कंडक्टर जो है उसमें चार्ज Q1 है, उसका पोटेंशियल V1 है, उसका कैपेसिटेंस C1 है और उसका एनर्जी E1 है। दूसरा जो कंडक्टर है उसमें चार्ज Q2 है, उसका V2 है पोटेंशियल, C2 है कैपेसिटेंस और E2 है एनर्जी, और दोनों का रेडियस, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था। आपने क्या किया, दोनों में एक वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो वायर से जैसे ही कनेक्ट करोगे चार्ज का शेयरिंग होगा, और चार्ज का शेयरिंग कब होगा? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। यानी आफ्टर सम टाइम इन दोनों का जो पोटेंशियल है आपको V1 और V2 लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा। इस कंडीशन में मान लो पहले वाले पे Q1 डैश चार्ज है ना, और उसका कैपेसिटेंस C1 है और एनर्जी हो गया उसका E1 डैश, और दूसरे वाले पे लेट सपोज कि E2 डैश एनर्जी हो गया, कैपेसिटेंस C2 है और चार्ज Q2 डैश है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया। शेयरिंग के पहले भी उसके पास C1 था और शेयरिंग के बाद भी उसके पास C1 है। यहां पे भी देखो शेयरिंग के पहले इसका कैपेसिटेंस C2 था और इसका कैपेसिटेंस अभी भी C2, क्योंकि कैपेसिटेंस इन चीजों पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो बस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे इस ऐसे कंडीशन को कैसे अप्रोच करोगे, तो सबसे पहली बात आप कैसे, आपका जो पहला कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे वो यूज करोगे कि टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व, क्योंकि चार्ज एनर्जी का ही फॉर्म है। तो टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व, अगर आपने चार्ज को कंजर्व कर दिया तो पहले कितना चार्ज था टोटल? Q1 प्लस Q2, और अब कितना है? अब है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये दोनों इक्वल होगा। सबसे पहली बात तो ये है, आप इसको याद रखिए। इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं, करेक्ट है। अच्छा, अब यहां पे देखो अगर आप पोटेंशियल फाइंड करोगे, है ना, फाइनल पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है, फाइनल पोटेंशियल कितना हुआ, तो फाइनल पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? फाइनल पोटेंशियल V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q/C, मतलब टोटल चार्ज कितना है? फाइनल चार्ज टोटल Q1 डैश है और दूसरा का क्या है? Q2 डैश, और कितना है कैपेसिटेंस? दोनों का ऐड करना पड़ेगा अब C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों अब एक सिस्टम हो गया। यहां पे देखो, यहां पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश को मैंने क्या लिखा है? Q1 प्लस Q2, तो ये फॉर्मूला चेंज होके कैसा हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, है ना, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ। और अभी जो आपने बेसिक पढ़ा है, चार्ज आपको मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V। तो Q1 क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा C1 इंटू V1,
है ना। यानी इसके पास पहले कितना चार्ज था, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1, और इसके पास कितना चार्ज था, Q2 इक्वल टू C2 V2। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि चार्जिंग के बाद फाइनल पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, यही ये पोटेंशियल दोनों कंडक्टर का यही पोटेंशियल होगा, इसका भी V होगा और इसका भी V होगा, क्योंकि जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता है तब तक शेयरिंग चलता रहेगा। और वो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके। अब आप पूछेंगे कि सर ये Q1 डैश और Q2 डैश कैसे निकालेंगे? तो चलो अब मैं वो बताता हूं कि दोनों में फाइनल चार्ज क्या होगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो अब निकालते हैं कि फाइनल चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश दोनों पे कितना होगा। अगर आपने यहाँ पे इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो फाइनल चार्ज दोनों में कितना होगा। बहुत ही आसान है निकालना। आपको मालूम है कि चार्ज का फॉर्मूला जब Q1 डैश आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू V। ध्यान दो, V दोनों का सेम है, अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल कॉमन है। और दूसरे का क्या है, Q2 डैश, ये क्या हो जाएगा, C2 इंटू V। अगर आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो V कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिला, Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ। आपको मालूम है स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस का रेशियो उनके रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब ये फॉर्मूला को यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हो, Q1 Q2। मैं यहाँ पे दो तरह से आपको निकालूंगा, एक तो कैपेसिटेंस के टर्म में और एक रेडियस के टर्म में। ठीक है, मान लो कि आपने इन तीनों को +1 कर दिया। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तीनों में अगर आपने 1 प्लस किया तो क्या हो जाएगा, ये Q1 डैश बाय Q2 डैश +1, और यहां पे बीच वाले में क्या होगा, C1 बाय C2 +1, और इधर क्या होगा, R1 बाय R2 +1। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं ऊपर से लिखूं फिर से, तो ये हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइडेड बाय, देखो 1 यहां पे मैंने प्लस किया है, कुछ नहीं, ये क्या हो गया, Q2 डैश इक्वल टू, इस तरफ क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 बाय C2, और इसको नीचे लिखता हूं यहां पे R1 प्लस R2 बाय R2। आपको मालूम है चार्ज कंजर्व है, इसलिए टोटल चार्ज ये जो है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये टोटल फाइनल चार्ज है, तो ये टोटल इनिशियल चार्ज के इक्वल होगा। मतलब इस इक्वेशन में आप थोड़ा सा इसको कैसे लिख सकते हो, इनिशियल चार्ज कितना था गाइस, क्योंकि वही आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बाय C2, या आप इसको लिख सकते हो R1 प्लस R2 बाय R2। अब देखो Q2 डैश का कौन कौन सा फॉर्मूला आ गया, एक तो इसके टर्म में आ जाएगा, इसके टर्म में क्या हो गया, C2 इंटू टोटल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। या इसके टर्म में अगर निकालोगे तो इसके टर्म में भी लिख सकते हो, Q2 डैश इक्वल टू R2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगा, R2 इंटू Q1 प्लस Q2 टोटल इनिशियल चार्ज बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो आई होप आपको ये Q2 डैश का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। दो फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अगर आपको Q1 डैश चाहिए, अगर मान लो कि आपको Q1 डैश चाहिए, तो C2 के जगह में C1 हो जाएगा, C1 इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय
C1 प्लस C2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q1 डैश इक्वल टू C1 R1 सॉरी आर के टर्म में लिख रहे हैं ना, तो R1 इंटू इधर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ये R1 है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ ये क्या है, दिस इज R1, ये हो जाएगा R1 Q1 प्लस Q2 बाय R1 प्लस R2। तो फाइनल चार्ज दोनों में कितना हुआ वो भी आपने समझा, ठीक है। चलो अब यहां पे एक चीज और देखो, एक चीज और देखिए। ओके अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है, कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ये जो दो कंडक्टर के बीच में है ना, दो कंडक्टर के बीच में चार्ज का शेयरिंग हुआ, क्या इसमें सिस्टम का कुछ एनर्जी लूज हुआ? तो मैं आपको थोड़ा मैंने हिंट दिया है, इनिशियल एनर्जी कितना है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, है ना। अभी मैंने आपको पढ़ाया किसी कंडक्टर का कितना एनर्जी होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो दो कंडक्टर है, तो पहले का हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी के लिए दोनों का पोटेंशियल सेम है, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, और वो पोटेंशियल कितना है वो भी फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया। तो अगर लॉस निकालना हो तो कैसे करेंगे, E इनिशियल माइनस E फाइनल, है ना। तो ये E इनिशियल माइनस E फाइनल आप निकालिए और निकाल के बताइए कितना एनर्जी का लॉस आ रहा है। चार ऑप्शन है आपके पास, A B C या D में अगर नो लॉस आ रहा है तब भी आप वो बताइए और मुझे कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है, A B C या D, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कंडक्टर्स के बारे में कुछ बताया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कैपेसिटर्स, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। आप प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहो, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप प्रैक्टिसिंग।